बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म आया है जिसमें इमरान खान पर 22 सितंबर को तौहीन अदालत जो है वो दायर की जाएगी, फर्द जुर्म उसके हवाले से जो है वो आयद की जाएगी। साथ ही साथ एक तरफ जबकि हुकूमती जमातों का मौकफ ये है कि वो अभी भी लाडले हैं और अदालतें उनको मुसलसल मोहलत दे रही हैं, वहीं पर इमरान खान और पूरी PTI एक नैरेटिव बना रही है इस वक्त, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर इस वक्त नाअहल करने की कोशिश है। सियासत से किस तरीके से इमरान खान को बाहर करना है वो, अगर कल ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का फैसला है जिसमें 22 सितंबर की तारीख दी गई है तौहीन अदालत लगाने के लिए, उसको भी देखा जाए तो इमरान खान साहब कल ये शिकवा कर रहे थे कि मैंने चाहा कि मैं खुद खड़ा होकर अदालत के सामने, जजेस के सामने कोई बात करूं, लेकिन मुझे मौका फराहम नहीं किया गया। उनके जो अदालती मुअव्विनीन बैठे थे उनके हवाले से भी यही सामने आया कि वो भी चाहते थे कि अदालत जो है वो शायद थोड़ा बड़ा दिल का मुजाहरा कर दे और इस पर तौहीन अदालत जो है वो ना लगे, इस मामले को यहीं पर थम जाना चाहिए। लेकिन कल जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके कुछ रिमार्क्स हैं जो आपके सामने भी यहां रखना चाहेंगे। जैसे वो बार बार कहते रहे कि ये बहुत ही संगीन मामला है, और जो जजेस बैठे थे वो इमरान खान से सवाल करते रहे कि आपके जो रिटन जवाब है उसमें ऐसा लगता है कि आप शायद अभी भी इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मशरूत माफी जो है वो कहते हैं कि आपकी तरफ से नहीं मांगी गई है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि एक तो ये भी मामला है कि ये कंटेम्प्ट कौन सा है, इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं, क्योंकि अदालत में बार बार जिक्र किया गया कि पहले नून लीगी जो अरकान हैं उन पे भी जिस अंदाज में तौहीन अदालत के वो मुर्तकब हुए, तो उसमें ये चीज सामने आई कि एक जुडिशल तौहीन है, एक सिविल कंटेम्प्ट है, एक फौजदारी तौहीन अदालत है, और एक वो है जो अदालत की स्कैंडलाइजेशन पर है, जो कि फिरदौस आशिका वांग का हवाला वहां पर दिया गया। लेकिन ये जो इमरान खान साहब वाला मामला ज़ेर इल्तवा है, ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है, यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है इमरान खान साहब पर। अभी थोड़ी देर पहले आज ही इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, अगर वो भी दिखा दें, और उन्होंने कहा है कि टुमारो आवर गुजरावाना जलसा विल बी लास्ट ऑफ आवर प्रेजेंट फेज ऑफ हकीकी आज़ादी मूवमेंट। आई विल अनाउंस द नेक्स्ट क्रिटिकल फेज एट द जलसा। Imported government and its handlers are so petrified that nation is standing firmly behind PTI. They are desperately moving on -1 formula. PTI के बहुत सारे लोग पहले भी -1 फॉर्मूला इमरान खान साहब के हवाले से उसका इजहार करते रहे हैं। फवाद चौधरी ने आज इसी हवाले से बात करते हुए क्या कहा है वो सुनाइएगा। टेक्निकल नॉकआउट की जो मुहिम शुरू की गई है उसके खिलाफ पूरी कौम यकजा होके कल तहरीके इंसाफ की रैलीज के लिए निकले। -1 का जो फॉर्मूला चलाया गया है, हम उसके खिलाफ एक मुल्की तहरीक चलाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। फॉर्मली पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा अगर इमरान खान को इस तरह से सियासत से माइनस करने की कोशिश की जाती है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो जाती है। कल इमरान खान गुजरांवाला में अपनी जो तहरीक है उसके अगला मरहला अनाउंस करने जा रहे हैं। हमारी यहाँ की सियासत भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इस वक्त हालात है ये हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे। तो अब कल ये देखते हैं कि इमरान खान जो हैं वो गुजरांवाला जलसे में क्या स्ट्रैटेजी बताते हैं, क्या ऐलान करते हैं, और साथ ही साथ ये जो PTI का नैरेटिव है कि -1 फॉर्मूला अगर ऐसा होता है तो फिर हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट होंगे, उस पर क्या सोचा जा रहा है। जो इसके बाद 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शंस होने थे, 9 वो हल्के थे जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली ने कबूल किए थे, और इसके अलावा 3 मजीद हल्के थे जहां 11 सितंबर को पोलिंग होनी थी, और एक सूबाई हल्का था जहां 2 अक्टूबर को होनी थी। ये तमाम 13 के 13 हल्के पर जो ज़िमनी इंतखाब थे उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। रीजन जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। वो जाहिर है वो ये कहते हैं कि जी सैलाब आए हुए हैं, मशीनरी काम नहीं करेगी, तमाम लोग जो हैं वो बिजी हैं, लेकिन ये बहुत डिले के साथ ये बात की गई है। अब जबकि सैलाब का जोर जो है वो टूट रहा है, और खास तौर से इनमें मेजॉरिटी हल्के वो हैं जहां पर सैलाब नहीं है, तो फिर यह जवाब क्यों पेश किया गया। इस पर PTI कहती है कि इनको डर है कि PTI जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही थी, इसलिए मुलतवी कर दिए गए हैं।
बहरहाल इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रफीक रजवाना साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपका भी। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। आप ही से मैं आगाज करना चाहूंगी। शाह खावर साहब, पहले तो बताइए, ऑब्वियसली तौहीन अदालत की बात हो रही है, जैसे कल भी हमने रिमार्क सुने कि एक जुडिशल कंटेम्प्ट है, एक सिविल कंटेम्प्ट है, फिर ये वाला जो कंटेम्प्ट है ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको करार दिया जा रहा है। पहले तो उसका पैमाना क्या है, तौहीन अदालत कब होती है, किन किन चीज़ों पर उसका जो है वो कहना चाहिए कि निफाज होता है, और इस केस में इमरान खान साहब की तरफ से तफसीली तहरीरी जवाब आने के बाद आपको लगता है कि ये उनकी माफ़ी, जैसे कल अदालती मुआवनीन कह रहे थे, कबूल हो जानी चाहिए थी? ज़ाती राय आपकी क्या है? वो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तौहीन अदालत का मसला है, ये बुनियादी तौर पे आइन का आर्टिकल है 204, जो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, सुपीरियर कोर्ट्स को ये इख्तियार देता है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, और वो कार्रवाई करेंगे मुरवजा कानून के मुताबिक। और इस वक्त जो मुरवजा कानून है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 5 ऑफ 2003, जो कि इस वक्त राइज है, जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच ने ये जो एक इख्तियार समात जो हासिल किया हुआ है उसके तहत है। उसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये सुओ मोटो उन्होंने खुद क्यों लिया? हालांकि हाई कोर्ट्स जो हैं उनको सुओ मोटो इख्तियारात हासिल नहीं होते, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होते हैं। लेकिन ये जो कानून है जो मैंने 2003 का ऑर्डिनेंस बताया है, इसमें ये दर्ज है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंटेम्प्ट के हवाले से अस खुद इख्तियार भी ले सकती है, किसी की एप्लीकेशन पे भी ले सकती है। तो ये वाला जो इख्तियार समात उन्होंने जो एस्यूम किया, वो उन्होंने, उनकी सेक्शन 4 है, जुरिस्डिक्शन कैसे ले सकते हैं। अब एक कंटेम्प्ट होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की या उन अदालतों की। वो किस सूरत में होती है कि अगर कोई किसी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे या कोई रिट ऑफ द हाई कोर्ट उसको अगर डिफाई करता है या उसको मानता नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनती है। जुडिशियल कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है कि आप किसी जज को उसकी जजमेंट की वजह से या किसी और वजह से आप उसको स्कैंडलाइज करते हैं, उसकी हैसियत अवाम में या लोगों में कम करते हैं जानबूझ के, जिससे उनका एतमाद जो है वो लोगों में कम होता है या उनकी तौहीन होती है। तो वो वाली अभी ये जो इमरान खान साहब के ऊपर है, वो जो है स्कैंडलाइजेशन ऑफ द कोर्ट एंड ऑब्स्ट्रक्शन दोनों की है। इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी आती है और जुडिशियल कंटेम्प्ट भी आती है। अब इसमें जो बुनियादी सवाल ये है कि क्या एक एडिशनल सेशन जज साहिबा के ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो भी या उनकी कंटेम्प्ट की गई, तो उसका इख्तियार क्यों हासिल किया? तो उसलिए ये जो कानून है ये खुद कहता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे तौहीन अदालत का नोटिस ले सकती है जो मुबैना तौर पर तौहीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मेंबरान के साथ हुई हो। तो ये इसलिए उन्होंने ये इख्तियार हासिल किया हुआ है। अब आमतौर पर यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, आपने देखा होगा कि आए रोज उनके खिलाफ लोग कंटेम्प्ट करते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये कंटेम्प्ट मुबैना तौर पर हुई है एक जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, तो उस पर हाई कोर्ट बड़ी सेंसिटिव है। उसकी वजह यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके पास खुद इस तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। तो अब वो इसलिए सेंसिटिव है कि और यही आई थिंक यही जवाब कल पेश भी किया गया था, फील्ड में काम कर रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब ने भी इसी चीज को दोहराया था और उन्होंने कहा कि अगर हमारे बारे में इस किस्म की बात की जाती तो हम तौहीन अदालत का नोटिस ना लेते, लेकिन जिले अदलिया के जज को धमकी दी गई है। वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाने वाली धमकी से भी ज्यादा संगीन है, और इससे बढ़ के उन्होंने ये भी कहा कि मातहत अदलिया वो हमारी रेड लाइन है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो हमारी रेड लाइन है, उसकी आज़ादी हमारी रेड लाइन है। रफीक रजवाना साहब, ये फरमाइएगा
कि ये अब सारे मामलात आपके सामने हैं। कल भी हम देख रहे थे कि जो मौवनीन भी वहां पर बैठे हुए थे वो भी उनको कह रहे थे कि इस पे शायद दिल बड़ा कर दें या ये मामला इस हद तक नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है, वो बेहतर जानते हैं। बट आपको लगता है कि इसके बहुत सख्त सियासी कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं? जिस तरीके से आज ही टेक्निकल नॉकआउट करने की बात हो रही है खान साहब को, आज ही -1 फॉर्मूला की बात शुरू हो गई है, आज ही मुल्कगीर एहतजाज की बात शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक डिस्टिंक्शन रखनी चाहिए, लेट्स ड्रॉ ए लाइन, कि क्या ये सियासी इशू है या कानूनी पहलू है। ठीक है जी, किसी सियासी जमात ने दरखास्त नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने खुद नोटिस लेके एक लार्जर बेंच बन गया और उसके सामने ये केस पेश है और उसमें इमरान खान साहब को मुकम्मल मौका दिया जा रहा है। उनसे जवाब मांगा गया, उस जवाब पर हाई कोर्ट को तसल्ली थी, उन्होंने मौका दिया, तो उन्होंने अपनी एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि ताकि इमरान खान साहब मामले की नज़ाकत को समझते हुए बेटर सेंस प्रिवेल हो जाए। तो इससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहाँ सियासत की बात करेंगे तो मेरी नज़र में वो फिर इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ सियासत को मुंसलिक इस तरह से किया जा सकता है कि इसके असरात क्या होंगे। मगर बात यह है कि सबसे पहले देखना इसका कानूनी पहलू और आईनी पहलू, क्योंकि आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 सारी चीजें जो है सबके सामने है और अदालत इस पर जो है ना ऑब्जेक्शंस ले चुकी है। तो इस बात को मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लीडर हो, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, कोई भी लीडर हो, वो मशअले राह होता है और कौम को लीड करता है। अदालत बार बार इंडिकेशन दे रही है, एक उन्होंने शोकाज नोटिस भी जारी किया कि क्यों ना आपके खिलाफ फलां बात पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो मैं ये समझता हूँ अगर खान साहब उसमें एक सिंपल तरीके से माफी का कह देते, वकीलों ने जरूर कहा होगा, मगर खान साहब का एक मखसूस मिजाज है, बैठ जाते तो मेरा ख्याल है वो एक रेड सर्कल के अंदर है और कोई भी कार्रवाई अदालत कर सकती है, चाहे पुलिस सजा हो या ज्यादा सजा हो, फिर उनके पर सियासी असरात होंगे। हमारी तारीख बड़ी है। बहरहाल मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इस मसले को खत्म करना चाहिए। बाल जो है इस वक्त इमरान साहब की कोर्ट में है, अगर वो इसको माजरत अभी भी यानी उनके पास एक मौका है, मोहलत है 22 सितंबर से पहले अभी फर्ज जुर्म आयद नहीं हुई। हालांकि साहब का केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस है जिनका हवाला अतर मिनल्ला साहब ने दिया और अदालत ने दिया, दूसरे जज साहिबान ने दिया, तो हम तो वकील हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है उनको फॉलो करते हैं और उनको बतौर एक नजीर के, बतौर एक प्रेस हम हाई कोर्ट्स में पेश करते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं कि जनाबे वाला आपने ऐसे केसेस में ऐसे फैसले किए हैं। मगर इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का भी एक मौका है, मगर जब ये बात होती है तो जरूर लोग कहते हैं कि क्या ये इतने लाडले हैं, इनको मौके पे मौका दिया जा रहा है, मगर ये मसला जो है ये कल से आपके लोग ये कह रहे हैं सही, इस पर तीसरे बंदे का कोई ऐसा तबसरा नहीं बनता जिस पर कि उनकी जात पर कोई अटैक किया जाए। मगर अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरह बड़े जलसे में ये बात की गई उससे जो है अदालतों अदालतों से ताल्लुक रखने वाले वकीलों के जज्बात मजरूह हुए। इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आती हूँ वापस आपकी जानिब इस पे। सेनेटर ओन अब्बास साहब, जैसे रजवाना साहब बात करें, कल काफी लोगों की तरफ से ये तबसरा किया गया कि फिर से एक मौका दे दिया गया, उससे पहले भी 10 दिन का मौका खान साहब को दिया गया, बड़ा तफसीली उनका जवाब था, बार बार जजेस पूछते रहे कि आपका जो जवाब है वो हमें मुतमईन नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि आप अपने जवाब में अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर खान साहब चाहते तो कल ही ये मामला जो है वो खत्म हो सकता था अगर वो वहां पर गैर मशरूत माफी मांग लेते, बिकॉज वो ही इज एक्सप्रेसिंग रिमोर्स। ऑब्वियसली रिमोर्स क्या है, नदामत है, शर्मिंदगी है, वो तभी होती है जब आपको पता हो कि आपने कोई गलत काम किया है, अपने गलत अल्फाज पर वो शर्मिंदगी जाहिर कर रहे हैं। तो माफी क्यों नहीं मांगी कल ही, इस मामले को रफा दफा क्यों नहीं किया उन्होंने? देखें बीबी, ये तो खान साहब खुद ही बता सकते हैं कि वो उसके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे। अगर उन्होंने मुनासिब
को लफ्ज लिख के दिए, और अगर बहुत ज्यादा जो हमें मौका भी दिया गया दोबारा लिखने का, अगर जो मुनासिब सबने लिख के दे दिया, ये है एक टेक्निकल इश्यूज। मेरे ख्याल में एक जो मेजर इशू है जिस पे बात करनी चाहिए, वो उस पर शायद मीडिया बात ही नहीं कर रहा। ये सारा इशू जहां से शुरू हुआ था वो था शहबाज गिल। आज तकरीबन 1 माह से ज्यादा हो चुका है जिस किस्म का वहां पे कस्टोडियल टॉर्चर, जिस किस्म का तशद्दुद उस पे किया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। यानी एक शख्स को बरहना करके मारा जा रहा है, एक शख्स को जमानत नहीं दी जा रही, उसको जुडिशियल करना था, जुडिशियल के बजाय उसको लॉकअप में भेज के दोबारा उसके लिए इंटेरोगेशन के लिए भेजे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और सारा मीडिया खान साहब की तौहीन अदालत और माफी पे आ गया। आई थिंक यहां पे वो एथिकल वैल्यूज के कंपैरिजन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने माफी मांगी, नहीं मांगी, तौहीन अदालत कहां पहुंच गई, ये इशू मैटर नहीं करते। किसी भी जमहूरी माशरे में जब एक शख्स को एक गुनाह की वजह से या किसी भी अगर वो जुर्म का वो मुर्तकिब हुआ है तो उसकी सजा दी जाती है। सजा ये उसको सुना जाएगा, उसको जमानत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, केस चलेगा, लेकिन उसको नंगा करके मारने का इख्तियार किसी मुआशरे में नहीं है। उसकी बात कोई नहीं कर रहा। जिसके ऊपर खान साहब ने ये कमेंट किया था कि ये नहीं करना चाहिए था। अल्फाज आगे हो सकते हैं, अल्फाज पीछे हो सकते हैं, ये एक इंसानी नेचर की बात है। अब वो क्या अल्फाज माफी पे जमा करा रहे हैं और किस पे अदालत राजी होती है, ये तो 22 के बाद बात करेंगे, सब जुडिस मैटर है। बट हैविंग सेड दैट, इशू शुड बी शहबाज गिल रादर ये कि खान साहब की माफी मैटर करती है, ये मेरे ख्याल मैटर नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात ये कि अगर इसलिए ये इशू इसलिए ऑन अब्बास साहब इसलिए इशू है जब खान साहब खुद अभी आज ही वो ये ट्वीट करके कहेंगे कि जी उनको -1 फॉर्मूला नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनसे खौफजदा है हुकूमत और -1 फॉर्मूला पे वो अमल पैरा हैं। फिर जब आपके फवाद चौधरी खड़े होकर कहेंगे कि हम मुल्क की एहतजाज करेंगे तो ये इशू बन जाता है ऑन अब्बास साहब। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और खान साहब बड़े सियासी लीडर हैं, इससे तो इनकार कोई नहीं ना, साबिक वजीर आजम है, बड़ी फॉलोइंग है, उन पर तौहीन अदालत लगती है, एक ट्रायल चलता है, तो ऑब्वियसली कोई कॉन्सिक्वेंसेस सियासी तौर पर भी होंगे। ये तो एक वन ऑफ इवेंट है ना जो कल हो गया। अगर आप टोटल वैसे उठा के देखें 10 अप्रैल से लेके और ये हमारे 5 सितंबर तक का सफर, तो ये एक ऑटोमेटिकली आपको एक कर्व नजर आएगी, एक रिकॉर्ड नजर आएगा, एक प्रोजेक्टरी नजर आएगी, एक पूरा ग्रेटर प्लान नजर आएगा। यानी कि पहले उनको 25 मई के हवाले से दहशतगर्दी के पर्चे किए गए, उनको दहशतगर्द बनाया गया, फिर गद्दार बनाया गया, फिर उसके बाद उनके चीफ ऑफ स्टाफ को उठाया गया, फिर मीडिया की एक बंदिश के हवाले से प्लान बनाया गया, कुछ एंकर्स को मारा गया, फिर कुछ टीवी चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया गया, फिर खान साहब पे पाबंदी लगाएगी, फिर यूट्यूब पे पाबंदी लगाई, फिर इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब टोटल एक सेंसरशिप क्रिएट किया गया और एंड के ऊपर ये कल वाला एक इवेंट हो गया। ये सारा क्या शो कर रहा है कि प्लान ये है कि खान साहब के हाथ पांव बांध के आज भी था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्होंने पेश होना था, बट वो नहीं हुए। अब आई डोंट नो, ऑब्वियसली उसके भी रीजंस होंगे, उनके लॉयर्स होंगे मौजूद। लेकिन जो आपने बात की, मैं जरा शाह खावर साहब से उसका पहले जवाब ले लूं कि जो आपने शहबाज गिल वाला मामला उठाया, कस्टोडियल टॉर्चर का मामला उठाया, शाह खावर साहब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जब वो जलसे में खान साहब खड़े होकर कह रहे थे कि ये वजह है, ये गिल के साथ सलूक हुआ है और इसलिए उन्होंने जज साहिबा का नाम भी ले लिया, एक तरीके से ऑब्वियसली उन्होंने बाद के जलसों में उसको इस तरीके से जस्टिफाई नहीं, गलत वर्ड हो जाएगा, ये शायद वजाहत उसकी देने की कोशिश की और ये कहा कि मैंने कोई तौहीन नहीं की थी, मैं तो ये बता रहा था कि हम ये करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अदालत में उनके खिलाफ जो है वो केस करेंगे क्योंकि इन्होंने गिल वाले मामले में ये गलत या नाइंसाफी किया है। देखिए, ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है। अभी सेनेटर ऑन साहब भी जो फरमा रहे थे, अगर आप इमरान खान साहब का जो कल वाला जो उन्होंने वहाँ पे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जमा करवाई है, अब जवाब जमा करवाया है, उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि वो चूंकि उनको ये खबर मिली थी कि एक खातून जज ने या मैजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल को दोबारा जो है वो जुडिशल रिमांड से वापस जिस्मानी रिमांड पे दे दिया है और उन पे तशद्दुद हो रहा था, और उन्होंने कहा कि वो उस वक्त चूंकि स्टेट ऑफ माइंड में थे और उन्होंने फिर जो है वो उनके जुबान से ये अल्फाज निकल गए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इसकी भी वजाहत की कि उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि जो शहबाज गिल के तशद्दुद का जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है,
वो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कॉग्निजेंस ली हुई है। उसमें उन्होंने आईजी से, डॉक्टरों से और उनसे रिपोर्ट मंगवाई हुई है, और उस पर उन्होंने गवर्नमेंट को ये भी लिखा हुआ है कि आप इसकी जो है वो कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट के तहत इसकी इंक्वायरी भी कराएं। और वो जो सीनियर जज हैं, सीनियर प्यूनी जज आमिर फारूक साहब, उनके पास अभी भी वो मैटर पेंडिंग है, और मैटर पेंडिंग जब हो उसके बारे में भी राय जनी नहीं की जा सकती। तो इसकी वजाहत करते हुए भी इमरान खान साहब ने कहा कि उनके नॉलेज में ये नहीं था कि ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। तो बात ये है कि जहां तक उन पे तशद्दुद का ताल्लुक है उसको बिल्कुल कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी अभी तहकीक हो रही है। मजीद उस पर जो भी चीज आएगी अदालत उस पर अपना फैसला करेगी। तो अब बात अभी सरे दस्त करने वाली ये है, जी वो मैटर बिल्कुल सब जुडिस है। अब बात यह है कि अब देखना यह है कि ये वाला जो मामला है, देखिए मैं ये समझ सकता हूं कि हो सकता है कि उनको माइनस जो है करने की साजिशें हो रही हों, कुछ अनासर कर रहे हों, मौजूदा गवर्नमेंट कर रही हो, मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट कर रही हो, लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला इशू है इसमें तो किसी की साजिश शामिल नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर खान साहब ये समझते हैं कि उन्होंने एक स्टेट ऑफ माइंड में, जज्बात में आके ऐसी बात कर दी और उस पर वो अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं, उस पर नदामत का इजहार भी कर रहे हैं, तो उस पर अगर ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर देते, उनको मेरा ख्याल है 2.5-3 घंटे इसी बात के ऊपर, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर खान साहब को यकीन है कि उनको माइनस करने की बहुत ज्यादा साजिशें हो रही हैं, देन ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। और ये मामला भी उनके अपने हाथ में था, कल अदालत के अंदर वो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट कर देते, या अभी भी वक्त है, जैसे रजवाना साहब भी कह रहे थे कि अभी भी मोहलत है, उनको दी गई है। सब देखते हैं कि उनकी तरफ से मजीद इस पे क्या अदालत के अंदर लिख कर या वैसे जवाब दिया जाता है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पर जो फर्द जुर्म आयद होनी है वो 22 सितंबर को होनी है। अभी ऑब्वियसली चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, सो इसलिए हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि अभी भी खान साहब के पास मोहलत मौजूद है, बॉल अभी भी उनके कोर्ट में है। देखते हैं कि वो इस मामले को अदालत में किस तरीके से लेकर जाते हैं। अब्बास साहब, इस पर क्या कहेंगे? -1 वाली जो कोशिशों की हम बात कर रहे हैं, जो आज खान साहब ने खुद ही अपने ट्वीट में कह दिया है। मैं तो आपको ब्रेक से पहले भी ये कहा था कि -1 तो इनका बहुत पुराना, ये तो बहुत बड़ा प्लान बना के बैठे हुए। मैं तो अभी किसी एक दोस्त के साथ टॉक शो पे था, तो अभी मतलब थोड़ी देर पहले, तो वहां पे तो उन्होंने इस चीज का इजहार कर दिया, जूरिस्प्रूडेंस का एक लफ्ज होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था वो इमरान खान साहब के साथ होना चाहिए। यानी कि जो वहां पे रवैया रखा गया, यानी कि एक शख्स जिस पे अरबों करोड़ों की करप्शन है, क्योंकि उस वक्त उसको नाअहल किसी और केस पे करार दिया गया उनके बकौल, तो इस वक्त खान साहब को देना चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। अभी पॉइंट ये है कि एक पार्टी जो कि फेडरेशन की जमात है, जो कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, उसको आपने गैर कानूनी तरीके से एक इंपोर्टेड रिजीम चेंज के चक्कर में आपने फारिग कर दिया। अब आप उस वक्त सोच रहे थे कि यार बहुत गैर मकबूल है, पार्टी इसकी गिरी पड़ी है, ये कहां उठा सकेगा? आउट ऑफ नोवेयर 17 जुलाई ट्रिगर पॉइंट था जहां इनको फील हो गया कि अब इमरान खान साहब के होते हुए तहरीक इंसाफ को गिराना किसी भी तौर पर मुश्किल है। और नवाज शरीफ क्या कोई भी वापस आ जाए, नून लीग की जो साख है या पीडीएम की 11 जमातों की साख है वो बच नहीं सकती। तो हल क्या? जी इमरान खान साहब को फारिग कर दे। गद्दारी 1, तौहीन अदालत 2, वो दहशतगर्दी मुकदमा 3, 17 के करीब सेशन कोर्ट्स में केस चल रहे हैं खान साहब के खिलाफ। ऊपर से फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो फौरन एक वो रेफरेंस बना के फाइल कर दिया, FIA जनाब इन्वेस्टिगेट करे, फिर कैबिनेट में जाएगा, फिर देखें। तो इतना बड़ा जो एक क्रैश क्रिएट हो रहा है, आपके ख्याल में क्या बहुत ज्यादा जस्टिस है या पाकिस्तान में भौचाल आ गया अचानक कि इस तरह का एहतसाब या इस किस्म का जो एक तवाजुन है कानून के हवाले से जो इर्ताश पैदा हुआ है वो अचानक से आ गया? नहीं, इट्स खान साहब। यानी कि 8 महीने पहले शहबाज शरीफ और हमजा के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म हुआ कि जी फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं जी। 8 महीने हो गए, फर्द जुर्म किसी अदालत ने नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि जिस किस्म की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कर रही है वही पीपल्स पार्टी और नून लीग पे करे। खामोश।
कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो सारी जो बंदूकों का जो एक जाविया है, अगर वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये होगा तो एंड पे नजर क्या आएगा? यस, ये -1 खान साहब वो कहेंगे बाहर निकालेंगे तो शायद तहरीक इंसाफ बैलेंस हो, अदरवाइज चाहे खान बाहर हो या अंदर हो, उनको कंट्रोल करना कम अज कम इन लोगों। ठीक है, ये उस वक्त भी मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई, तो उसके बाद शाह खबर साहब, आपको याद होगा, तरीन साहब की नाअहली पे कहा जाता था देखें जी ये तो बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे शायद बहुत लोगों ने उसको देखा और कहा गया कि देखें इधर की नाअहली हुई है तो फिर उधर की भी होनी चाहिए। अब जो शेख रशीद का भी शॉट आपने प्रोग्राम के आगाज में सुना होगा, आपको लगता है ऐसी ही चीजें हैं जो बार बार पीटीआई उसकी तरफ इशारा कर रही है कि किसी नाअहल को अब अहल करना है और जो अहल है उसको नाअहल करना है? तो ये बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए सादिया, बात यह है कि किसी को भी नाअहल करार देना टेक्निकल बुनियादों के ऊपर या अदालती फैसलों के नतीजे में, मैं बहसियत पाकिस्तानी जो है ये या एक स्टूडेंट ऑफ लॉ कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। या वो बेशक चाहे मियां नवाज शरीफ थे जिनको एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के नतीजे में नाअहल किया गया, वो भी गलत था। आज भी अगर किसी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर या कानून के कवर में इमरान खान साहब को भी अगर नाअहल करार दिया जाएगा तो वो भी गलत होगा। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो ओपन फील्ड में होनी चाहिए। हर एक को जो है वो जो बेस्ट जजेस है वो अवाम है इस मुल्क के। अवाम जो है वो फैसला करेंगे कि किसकी कारकर्दगी से वो मुतमईन है, किसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। वो किसी को इक़्तिदार में लाने या ले जाने का जरिया वो होना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जो नाअहली का कॉन्सेप्ट है और आर्टिकल 62(1)(f) जो है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो शख्स जो है वो सादिक और अमीन जो है वो अदरवाइज डिक्लेयर हो जाएगा बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो जो है वो फिर अवामी ओहदा नहीं रख सकता। उसमें कोई मियाद जो है वो मुकर्रर नहीं है। आर्टिकल 63 में बहुत सारी ऐसी नाअहलियां हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो कुछ टाइम स्पेसिफिक होती हैं, उसके बाद फिर अहल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले तो जब ये आईनी तरामीम हो रही थी उसमें इस मामले को रखा जाता कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो एक ताउमर नाअहली है उसको खत्म किया जाए। लेकिन रजवाना साहब तशरीफ रखते हैं, उस वक्त जो रजा रबानी साहब की उसमें क़यादत में जो एक वो जो 18वीं तरमीम पास की जा रही थी, तो उसमें सबसे ज्यादा मुखालफत PMLN ने की थी कि ये जो है आर्टिकल 62(1)(f) को वहां रखा जाए। उसमें सादिक और अमीन का एक स्टैंडर्ड रखा गया है। चाहती थी कि ना होता है, आप नहीं ना हो, खत्म हो ये। मैं उसकी, देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि जो सादिक और अमीन का टाइटल है वो तो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई उस स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं सकता। वो तो उनका टाइटल था। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह की सख्त स्टैंडर्ड्स को आइन में रखना जो है ये पार्लियामेंट के लोगों का काम है कि वो ऐसे स्टैंडर्ड्स को आइन में से हटाए। हर इंसान जो है वो गुनाहगार है, वो बिल्कुल कोई वो अकले वो जो है बिल्कुल फरिश्ता नहीं को भी रिग्रेट होगा कि उस वक्त जो है वो हमें ये तरमीम ले आनी चाहिए। इन चीजों को जो है मैं समझता हूं कि डिस्करेज करना चाहिए था। तो मैं ये कहूंगा कि अगर खान साहब को अगर सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है टेक्निकल पॉइंट्स की वजह से, तो नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, बट आप कहते हैं उसकी फेवर में नहीं है। अगर ऐसी कोई कोशिश हो रही है, रजवाना साहब, पहले भी मैं यही बात करी थी कि नवाज शरीफ के टाइम पे भी यही आप लोगों की तरफ से कहा जाता था कि यहां पे -1 फॉर्मूला हमारी पार्टी के लिए जो है वो चल रहा है, और अभी खान साहब भी वही बात कर रहे हैं। फिर शाह खबर साहब की आपने बात सुनी होगी कि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी चाहती थी कि ताहयात नाअहली ना हो, लेकिन आप लोग उसकी फेवर में नहीं थे। आप लोग चाहते थे कि ये मौजूद रहे आइन के अंदर, और फिर ऑब्वियसली उसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना भी पड़ा नवाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में। पुरानी बातों को एक तरफ रखे, कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब ये सियासतदानों ने ताहयात नाअहली बड़ी फेस कर ली है। बल्कि अभी राइट नाउ आई एम इन लंदन, मेरी आज मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, इसाक डार साहब भी साथ थे, तो मैंने भी ये बात की थी कि नाअहली वाला ताहयात नाअहली वाला कानून है, इसके लिए अमेंडमेंट आनी चाहिए। और देखें, ये सादिक और अमीन जैसे शाह खबर साहब ने कहा, उनको मेरे सलाम भी दीजिए कि ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अप्लाई होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जी सादिक और अमीन। उसके बाद आइन में लिखा हुआ नहीं है कि उसकी सजा क्या होगी, ना ही इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, ना उससे पहले रोपा
एक्ट में लिखा, यूरोपा में लिखा हुआ था, जो इलेक्शन का लॉ था पहला, उससे पहले कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये एक इख्तरा है। अब -1 की जो बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, देखिए -1 कह के पॉलिटिकल माइलेज लेना इज वन थिंग। नंबर 2, उनको -1 की फिक्र है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो अगर सजा हो जाते हैं तो नाइल हो जाएंगे, तो फिर फैसला तो उनके हाथ में है -1 होते हैं या नहीं होते। इसमें तो सियासत में दखल ही नहीं है। उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की बजाय वो अपना फैसला खुद करें, उनके हाथ में है। देखिए बात ये है कि कब तक ये सियासत खेलते रहेंगे। मीशत तबाह हुई पड़ी है, उस पर अगर हम जिम्मेदारी डालें तो कभी किसी में डालते हैं, कभी किसी में डालते हैं। इस तरह से अवाम का पेट नहीं भरता, ना ही इस तरह से अवाम का ज़हन और दिल मुतमईन होता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़े। अब एक इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन अपने टाइम पे हो। अभी तो बड़ा मुतालबा है जी, बस नए फ्रेश मैंडेट लेकर आए। भाई एक जमात के वजीर आजम को इत्तेफाक के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया, ठीक है जी, और वो भी इत्तेहादियों ने हटाया। बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही थी, सिंध हाउस की बात हो रही थी, वो अपनी जगह पे गलत सही वो सारा कुछ अवाम जानती है। बात ये है कि इत्तेहादियों ने जो हुकूमत बनाई उन्होंने हुकूमत गिरा दी। अब बात ये है कि पॉलिटिक्स इस बात की, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कौन से अपना एक MNA है, मुझे नाम भूल गया, साहब कराची के, उन्होंने कहा मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। अगर उनके दिल पे हाथ रख के पूछा जाए, शकूर शाद साहब, कलेक्टिव इस्तीफे की अनाउंसमेंट की गई है, खुदा के लिए पार्लियामेंट का हिस्सा बने। पाकिस्तान को आप जलसों पे नहीं चला सकते, पाकिस्तान को आप पार्लियामेंट पे चला सकते हैं। किसी एक मखसूस जमात की बात नहीं कर रहा। तो ये कहना कि कौम मेरे साथ है, कौम तो 24 करोड़ है, तो 24 करोड़ की 24 करोड़ कोई इमरान खान साहब के साथ नहीं। ठीक है, पॉपुलर लीडर हैं, उनको इस पॉपुलर लीडरशिप को कैश कराना चाहिए, अगले इलेक्शन तक काम करें और अपनी पार्टी को मजीद बेहतर करें। और ये जितनी बातें इदारों के खिलाफ, ये सारी चीजें खत्म करके इलेक्शन का इंतजार करें। दे शुड गो बैक टू द पार्लियामेंट, और जहाँ जब पार्लियामेंट में जाए, अगर पार्लियामेंट इनके साथ जाने के बाद फैसला करती है फौरी इलेक्शन करे तो फौरी करा लें। बात यह है कि जिस तरीके से इस मुल्क को चलाना है वो जमहूरी अंदाज है। अब होता ये है कि जो अपोजिशन में जमात खड़ी होती है वो कहती है मैं ही जमहूरियत पसंद हूँ। जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं किसी मखसूस जमात की भी बात नहीं कर रहा, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो जमहूरियत खुश है। भाई एक 70% वोटों की जमातें पार्लियामेंट में बैठी है। मैं इसके बाद इजाजत चाहूंगा, मैंने आगे ट्रेवल करना है, मैंने न्यूकासल जाना है, तो मैं जी ठीक है, आई अंडरस्टैंड बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच रफीक रजवाना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऑन अब्बास साहब ये फरमाइएगा, जैसे आज भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि हमें पता, फवाद चौधरी ने भी बात की कि पंजाब में हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिशें फिर से हो रही हैं, ये एक खबर है या आपकी जमात का खदशा है। फिर ये भी उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि पंजाब में ये लोग जो माइनस करने की या हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हम विफाक में इनकी हुकूमत जो है वो गिरा दें और ये विफाक से ही शायद माइनस हो जाएं। ये कैसे होगा मुझे बताइए ऑन अब्बास साहब। ये तो उसी सूरत में हो सकता है जब आप पार्लियामान में आए, जैसे इन्होंने तहरीक अदम एतमाद ये लेकर आए थे, अगर आप वो लेकर आते हैं तो कोई सूरत बनती है ना विफाक से इनको माइनस करने की। उस वक्त मेरी बात थोड़ी सी गैर मुकम्मल रहेगी, अगर आप इजाजत दें तो मुकम्मल कर लूं कि वो रजाना साहब की बात से जिस किस्म रवैया हमारी सियासी जमात और हमारी लीडरशिप के साथ रखा जा रहा है, इससे बड़ी बातें पहले हो चुकी हैं, लेकिन इस किस्म का रिएक्शन कभी भी आपको नजर नहीं आया होगा। कमिंग बैक टू वो जो फवाद चौधरी का आपकी स्टेटमेंट दी, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं और बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और आई वाज विटनेस टू इट कि जब पंजाब असेंबली के मेंबरान ने आके खान साहब को अप्रोच किया कि हुजूर हमें अप्रोच किया जा रहा है थ्रू क्वार्टर्स, थ्रू डिफरेंट पीपल, कि आप पंजाब असेंबली में हम हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जस्ट लेट अस नो, हमें बता दीजिए। अब वो जो मेंबरान पंजाब असेंबली उन्होंने हलफ उठाया हुआ था कि हम ताहयात जिंदगी भर इमरान खान के साथ रहेंगे, ये उनका अपना पैक्ट था, पार्टी ने कभी नहीं किया। तो उन्होंने कह दिया जी हम तो इमरान खान साहब के खिलाफ, आपके एमपीएस को कॉल्स आ रही हैं, जी कॉल से बुलाया जा रहा है, आप बुलाया जा रहा है कि जी ये हम करने वाले, आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपके साथ ये दे देंगे, कल को आपको मिनिस्ट्री मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, जो भी एल्योरिंग टैक्टिक्स होते हैं। सो उसके नतीजे में फवाद ने कहा कि ये काम तो फिर हम फेडरल में भी कर सकते हैं।
वोट तो सिर्फ 2 है ना, 172 की आपको मेजॉरिटी चाहिए, 174 वोट लेके आप हुकूमत बनाए बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 लोगों से आप वोट ले नहीं सकते, वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, तो वोटों का फर्क सिर्फ 2 नहीं, मतलब 1 है क्या ना। अगर 1 वोट हमारे पास आ गया तो हम 171-72 पहुंचते तो बात तो खत्म हो जानी है। लेकिन इस किस्म का कोई काम अब हम प्रोसेस का हिस्सा नहीं करेंगे। बस मैं यही तो कह रही हूँ कि फिर वो उसके लिए आपको पार्लियामान आना पड़ेगा, वो ज्यादा बेहतर तरीका नहीं होता कि आप ऑब्वियसली जिस तरह आप कहते हैं कि इन्होंने जी एक असम्पशन की बात है, एक मफरूजे की बात है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम कर सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इस सिस्टम पे बिलीव नहीं करते। हम इस पूरी जमहूरियत का जो एक ये जो नाच नाचा जा रहा है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि इसके नतीजे में अवाम के मसाइल ये वाली स्ट्रैटेजी देखें। अच्छा चलें, ये एक और चीज इस पे बात मुझे करनी है, लेकिन ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है मुझे कि एक तरफ जो ज़िमनी इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उस पे आके राय भी जानेंगे, लेकिन साथ ही जो शकूर शाद साहब जो हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें तो नोटिस आया था, स्पीकर साहब ने बुलाया था, लेकिन वो तो गए नहीं, उन्होंने तो तस्दीक ही नहीं की अपने इस्तीफे की, उसके बावजूद उनका इस्तीफा कबूल हो गया और इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया। गो के हाईकोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। बट क्या ये भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है कि अगर वहां पे बाई इलेक्शंस में हल्के नहीं होते, जिन 9 हल्कों पे इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था, तो फिर इस तरीके से जो है वो सीटें बचा लें? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाह खबर साहब, ये फरमाइएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो पीटीआई के कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी और कहा कि उन्होंने तो जो पार्टी के लेटर हेड पे एक इस्तीफा लिखा था और तमाम मेंबरान 123 मेंबरान ने उस पर दस्तखत किए थे, ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ना स्पीकर को भिजवाया, ना उस पर उन्होंने कोई तारीख डाली, और स्पीकर ऑफिस से जब उनको बुलाया गया तस्दीक के लिए तो वो पेश भी नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद उनका इस्तीफा कबूल भी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट भी कर दिया, और अब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके जो डी सीट होने का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया है। सो इस पे क्या कहता है कानून? क्योंकि इस तरीके से तो फिर बाकी जो लोग हैं जिनके इस्तीफे कबूल किए स्पीकर साहब ने, वो भी मशकूक हो गए। देखिए, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि शकूर शाद साहब ने अब आके, जबकि उनके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन जो है या उसका भी ऐलान हो चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है, उसमें कैंडिडेट्स भी आ गए, और इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब और मेरे ख्याल में दूसरी साइड से नबील गबोल और बहुत सारे लोग जो हैं इस पे कैंडिडेट है। इस स्टेज के ऊपर ये पिटीशन जो है ये खासी दिलचस्प है। उसकी वजह ये है कि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उनके लॉयर हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनमें उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि पीटीआई के जितने अरकान असम्बली हैं वो ऑलरेडी उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने उनके इस्तीफे मंजूर करके उसको इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया था। लिहाजा उन तमाम इस्तीफ़ों को जो है वो सही कंसिडर किया जाए और उनके ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो मारूजात थी उनको तस्लीम नहीं किया। उन्होंने एक पहले से सुप्रीम कोर्ट या गालिबन हाई कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया कि जिसमें इस तरह की एक सूरत हाल आई थी, तो उसमें आला अदलिया ने ये होल्ड किया था कि किसी भी रुकन असम्बली का इस्तीफा उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा कि जब वो खुद जाके स्पीकर को नफ्स नफीस जाके असालतन हाजिर होकर वहां पे अपने इस्तीफे की तस्दीक करे, तब स्पीकर जो है वो उसका जो है रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। तो यहाँ पे चूंकि अभी हाल ही में फैसल चौधरी साहब की वो पिटीशन जो है वो डिसमिस हुई है,
उसके बाद शकूर शाद साहब आए हैं, तो वो फिर यकीनन वो फैसला जो है वो अभी भी मौसर है, जिसमें ये शर्त है, ये कदगन है कि इस्तीफा जो है वो एक इज्तिमाई इस्तीफों को इस्तीफा नहीं समझा जाएगा जब तक कि रुकन असेंबली खुद जाकर स्पीकर के सामने उसकी तस्दीक ना करे। तो मैं समझता हूं कि फिर हाई कोर्ट ने इस पे जो इंटरफेरेंस की है वो ठीक की है। सही। तो ये और अब्बास साहब ये भी फरमाइए, देखिए जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि आप लोगों ने पहले खुद कहा कि हमने तो सबने इस्तीफे दे दिए, स्पीकर क्यों नहीं कबूल करते, और ये पिक एंड चूज क्यों हुआ कि ये सिर्फ 9 लोगों की और ऑब्वियसली 2 खवातीन की सीटें मिला के 11 इस्तीफे जो है कबूल कर लिए हैं, बाकी किए नहीं है। और अब वो शकूर शाद साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, जबकि इमरान खान साहब उनकी ही खाली की गई नशस्त इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर देते हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुलतवी करता है, क्योंकि शायद आप लोग ये कहते हैं कि जी हुकूमत को डर है कि हम स्वीप कर जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुलतवी कर दिए। लेकिन आपने कहा कि चलें ये नहीं होते तो इस तरीके से अपनी सीटें बचा लें। ये स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे? आपने जिस तरीके से पूरा प्लान बताया, मैं लगता है मतलब सारी चीजों में हम ही बुरे लग रहे हैं वैसे, बाय द वे। लेट मी क्लैरिफाई। नहीं, आपने जिसका पूरा गेम प्लान बताया, जैसे हमने सारा जबरदस्त प्लान किया हुआ। लेट मी क्लैरिफाई। जब ये इस्तीफों का मसला आया कि आप तो इलेक्शन लड़ रहे थे ना, उस पे बाय इलेक्शन में इमरान खान साहब, तो फिर ये शकूर शाद साहब क्यों चले गए हाई कोर्ट? मैं भी बता दूं, ईमान की कमजोरी किसी में भी आ सकती है, उसकी बहुत सारी 10,000 वजूहात है। अगर मैं बताना शुरू करूं तो आपके फोन के पीप पीप की आवाज ईमान की कमजोरी आ गई उनमें, प्रॉमिस सेंसर हो जाएगा, आप और मैं दोनों ऑफ एयर हो जाएंगे अभी। So let's forget it. The point remains. हुआ ये था कि जब तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी इकट्ठी हुई तो सबने फैसला किया हम इस्तीफा देते हैं। सवाब ने हाथ खड़े करके इस्तीफा दिया। एक फॉर्म आया, सबने फॉर्म साइन किया, जी मैं इस्तीफा देता हूं। वो जाके उस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे, उनको जमा करा दिए और उसके बाद वापस आ गए। अब हुआ ये, गवर्नमेंट ने कहा जी हम इस्तीफे कबूल नहीं करते। पहले उन्होंने कहा जी कबूल नहीं करें क्योंकि सबको पेश होना पड़ेगा। हमने कहा हमें से कोई नहीं जाएगा, ये बुलाते रहे, कोई नहीं हुआ। इन्होंने इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए और चेरी पिकिंग भी, एक पेशावर, एक फैसलाबाद, एक ननकाना, एक कराची, एक कोटा, क्वेटा, एक सिंध में से, इंटीरियर सिंध में से, एक लाहौर। सो चेरी पिकिंग शुरू कर दी। तो फिर हमने प्ली लिया कि जी अगर आपने कबूल कर रहे, विच इज आवर राइट, कि हमने कहा कि जी आप कबूल करने चाहिए, आप सबको कबूल करें। 134 या 131 के करीब थे, ताकि हर जगह बाय इलेक्शन करा दें। इन्होंने कहा जी नहीं हम मर्जी करेंगे। खान साहब ने कहा जी फेयर इनफ, फिर कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे, हर जगह इमरान खान लड़ेगा। हमने इमरान खान साहब को लड़ा दिया। अब जब इनको नजर आया कि 9 सीटों पे इमरान खान साहब लड़ेंगे और लामुआला खान साहब को लड़ रहे हो, मतलब पाकिस्तान में तो कोई ऐसा पैदा नहीं हो जो उनके खिलाफ लड़ सके, तो 2/3 उसको जनाब फौरी तौर पे इलेक्शन को इस वक्त पोस्टपोन कर दिया जाए, वो अपनी जगह पे। इस दौरान एक शख्स जो कराची में बैठा जिसका नाम आपने लिया है, उसको अचानक अपनी ईमान की कमजोरी नजर आ गई। अगर वो इतना ज्यादा लॉजिकल था कि जी मैंने साइन नहीं किया, तो आज से उसको इस वक्त जो फैसला किया था कौमी असेंबली से इस्तीफा देने का, क्यों नहीं याद आया? बिल्कुल इलेक्शन वो 20 दिन पहले का है, 20 दिन वो सोता रह गया। उस वक्त क्या देता, अपने कागजात जमा कराता, कहीं किसी कोर्ट में चला जाता। आज ही अचानक उसको क्यों याद आया, ये उसकी जवाब वो खुद दे सकता है कि उसको अचानक क्या इतनी तकलीफ पड़ी है या क्या वजूहात थी। मतलब वेरी फ्रैंकली यू एंड वी नो ऑल वेरी वेल कि उसके साथ क्या हुआ होगा। सो आई थिंक ही इज गॉन। उस एक केस को हमारे ऊपर अप्लाई करना आपने वो जो उसके लिए आपने जो फ्रेज इस्तेमाल किया ना, वो बड़ी खूबसूरती से आप वो जो सब कह गए, ईमान की कमजोरी आ गई उनमें। तो मुझे शाह खबर साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने भी सब कह रहे थे कि जी मुलतवी कर दें। अच्छा, जब ये फ्लड्स आए तो उस वक्त हम भी टॉक शोज के अंदर बड़ा सवाल उठाते थे कि आप कहते हैं कि जी जनरल इलेक्शंस नहीं हो सकते, ज़िमनी इलेक्शन भी तो करवा रहे हैं, तो आप फिर वहाँ पे भी ना करें। वहाँ पे भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो पॉलिटिकल कैंपेन में, अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में बिजी हैं। उस वक्त तो किसी ने इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कर सकता है इलेक्शन कमीशन? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल सूबाई हुकूमतों का भी होता है, आप उनसे भी इनपुट लेते हैं किसी भी इस किस्म की आफत आ जाने में, किसी भी किस्म की सूरत हाल पैदा होने में। और फिर आप कहते हैं सिक्योरिटी एहलकार बिजी हैं, तो पुलिस के होते हुए पहले भी इस मुल्क में इलेक्शन हुए। हाँ, कहीं हालात खराब होते हैं तो वहां पे आप फौज को बुला लेते हैं। तो फिर आपको क्या समझ में आती है कि ये वो हल्के, ज्यादातर वो जहां पे सैलाब है ही नहीं? जी बिल्कुल है। तो इस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो डोमेन है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। हमें हर काम, हर बात को जो है वो शक की निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। क्वेश्चन जरूर ज़हन में आता है कि ये इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका था। हाँ, इससे ज्यादा तो उसूली तौर पे तो ये होता है कि सूबाई हुकूमतें
इसमें रिपोर्ट देती है। मेरे इल्म में नहीं है कि क्या सूबाई हुकूमतों ने ऐसा कोई फीडबैक दिया या नहीं दिया, लेकिन बहरहाल ये बहुत सारे सवालात को जरूर जन्म देता है। लेकिन बहरहाल ये भी है कि इलेक्शन जो है मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन तो होने हैं, ये तो सीटें तो है, ये जो जितनी नशिस्तें खाली हैं जिस पे ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका था वो ज़्यादा अरसा डिले नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल या कुछ दिनों के बाद तो उसको करवाना पड़ेगा, ये आइन का तकाजा है। तो इस पे जो बेहतर जो है मौक़िफ़ वो इलेक्शन कमीशन दे सकता है। मैं आ रही हूँ आपके नहीं मैं दे देता हूँ, एक छोटी सी अर्ज कर दूं। ठीक है। मतलब शाह खबर साहब पे इतनी पॉजिटिव गुफ्तगू कि मैं खुद बहुत ज्यादा अम्यूज हो रहा हूँ पॉजिटिविटी से, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन की वो स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। उन्होंने फरमाया कि तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने इस चीज का अंदाजा लगाया क्योंकि पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं और फ्लड्स की वजह से इमारतें मखदूश हो चुकी हैं और सारी जो फौज और जो अमला है और टीचर्स हैं वो मसरूफ है लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ करने में, इसलिए इलेक्शन नहीं कराया जा सकते। मजे की बात यह कि उन 9 सीटों पे जहां इलेक्शन है वहां फ्लड्स की दूसरी बात बारिशें तक नहीं, यानी कि चिश्तिया में इलेक्शन हो रहा था वहां बारिश तक नहीं। दो में कर सकते हैं, मर्दान में और चारसदा में चले थोड़ा बहुत ऑब्वियसली वो है, बट बाकी आप सही कह रहे हैं, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सैलाब है। मर्दान और चारसदा में 4-4 सीटें हैं। जिस जगह पे इलेक्शन हो रहा है वो दरिया से 40-40 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे तो सैलाब का चक्कर ही कोई नहीं ना। सो यकदम अचानक सैलाब भी आ गया, इमारतें मखदूश हो गई, अमला दौड़ गया, आप सीधा भगा देंगे, आप इलेक्शन से दौड़ गए। अब इसके ऊपर वो शाह खबर साहब ने कहा जी कोई टेक्निकल इशू, चले सही है, आप कह रहे हैं ऑब्वियसली चले शाह खबर साहब की पॉजिटिव गुफ्तगू आप कह रहे हैं ज्यादा बात कर गए, बट चले आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास साहब शाह खबर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। That's all for tonight. I'll see you tomorrow, inshallah. इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।